नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट अप IAS अकेडमी पर। पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल में पेपर 2 का सेक्शन है सामाजिक राजनीतिक दर्शन यानी सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। इसमें हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक चल रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श। इसमें हमको 3 टॉपिक कवर करना था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो हमने इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें स्वतंत्रता समानता के बारे में जाना था और हमने न्याय के भी कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। आइए हम न्याय के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो पहले क्लास में हमने जाना था कि न्याय का अर्थ क्या है। पहले हमने जाना था कि न्याय का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। और फिर हमने देखा था कि विभिन्न दार्शनिकों ने जैसे विचार क्या क्या हैं, विभिन्न दार्शनिकों ने अपने क्या क्या विचार दिए हैं, इन दार्शनिकों ने क्या क्या विचार दिए हैं। तो इनमें हमने देखा था प्लेटो के क्या क्या विचार हैं, प्लेटो के विचार और अरस्तु के विचार देखा था, अरस्तु के विचार देखे थे। अब हम देख रहे हैं रॉल्स के विचार। क्या रॉल्स के विचार क्या न्याय के बारे में रॉल्स ने क्या क्या विचार दिए हैं। क्योंकि रॉल्स क्या है, एक उदारवादी दार्शनिक है, उदारवादी दार्शनिक हैं। रॉल्स एक उदारवादी दार्शनिक हैं और इन्होंने भी प्लेटो के जैसे, रॉल्स ने भी प्लेटो के जैसे न्याय को एक प्रमुख आदर्श माना है, न्याय को प्रमुख आदर्श माना है। प्लेटो के जैसे न्याय को एक प्रमुख आदर्श माना है और न्याय को प्रमुख आदर्श माना है और न्याय विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता है। ये बोलते हैं रॉल्स बोलते हैं कि न्याय विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता है। ये बोलते हैं कि न्याय प्रमुख सामाजिक संस्थाओं की सामाजिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता है। क्या है? प्रमुख विशेषता है। इसके लिए रॉल्स ने उदारवादी वितरण मूलक और प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसके लिए रॉल्स ने उदारवादी वितरण मूलक और प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रॉल्स बोलते हैं जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं हैं उनका वितरण होना जरूरी है। जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं हैं उनका वितरण ही न्याय है। ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति की जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं हैं उनका वितरण ही न्याय है। ये बोलते हैं कि प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे धन। प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं कैसे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे धन, संसाधन, विभिन्न पद, स्वतंत्रता, धन, संसाधन, विभिन्न पद, स्वतंत्रता, जिसके लिए व्यक्ति अपना दावा करते हैं, जिसके लिए व्यक्ति अपना दावा करते हैं, उनका वितरण ही न्याय है। स्वतंत्रता, विभिन्न पद, जैसे विभिन्न पद का मतलब क्या हो, जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य के सक्षम है, योग्य। जैसे अगर कोई मान लो, हाँ, जैसे यूपीएससी का पेपर होता है उसमें अगर व्यक्ति ने टॉप मारा है
तो टॉप मारने के बाद अगर अच्छी रैंक लाया है तो उसको जो पद अनिवार्य है, जो उसको मिलना चाहिए, तो वो पद लेने के लिए अपना दावा करता है कि मैं इस पद के लायक हूँ। तो जैसे धन है, संसाधन है, कि उसको सूर्य की रोशनी, जल मिलना ही चाहिए, तो ये उसके लिए अपना दावा करते हैं। तो ऐसे वितरण को न्याय बोला है। रॉस ने ऐसे वितरण को न्याय बताया है, ऐसे वितरण को न्याय की परिभाषा दी है। और अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक हैसियत से अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक हैसियत से पृथक मानकर काल्पनिक स्थिति में रख दिया जाए तो अपने आप को हीन मानने लगेगा। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक हैसियत से पृथक मानकर अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक हैसियत से पृथक मानकर काल्पनिक स्थिति में रखा जाए तो व्यक्ति अपने आप को सभी व्यक्ति अपने आप को हीन मानने लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको सामाजिक आर्थिक हैसियत से अलग कर दिया तो वो तो अपने आप को हीन मानने लगेगा कि अरे वो कुछ कार्य के लायक ही नहीं है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कि वो कुछ कार्य के सक्षम ही नहीं है। तो ऐसी काल्पनिक स्थिति में अपने आप को हीन समझने लगेगा। और जब अपने आप को हीन समझने लगेगा तो ऐसी स्थिति को रॉल्स मूल स्थिति बोल देते हैं। कि ऐसी काल्पनिक स्थिति को रॉल्स मूल स्थिति बोल देते हैं। मूल स्थिति के व्यक्ति अपनी मूल स्थिति में, ऐसी स्थिति को रॉल्स मूल स्थिति बोल देते हैं। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने आप को मूल स्थिति बोल देते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को अज्ञानता के पर्दे के पीछे पाता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने आप को अज्ञानता या फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे ही चला जाता है। पर्दे के पीछे ऐसी स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे चला जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे चला जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे चला जाता है और व्यक्ति अपनी भावी सामाजिक स्थिति है उससे अनभिज्ञ हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उसकी जो भावी सामाजिक स्थिति है उससे अनभिज्ञ हो जाता है।
और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामाजिक स्थिति से अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानता है कि वह ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानता है कि वह सामाजिक स्थिति से अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानता है कि वह सामाजिक स्थिति से अनभिज्ञ है और ऐसी स्थिति में वह मानता है कि समाज में उसका अस्तित्व है, लेकिन वह कौन सा वह मानता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये तो जानता है कि समाज में उसका स्थान है, लेकिन वह कौन सा स्थान होगा वह उसका निर्धारण नहीं कर पाता, मतलब ये नहीं जानता। व्यक्ति बोलता है कि समाज में उसका स्थान है। ऐसी स्थिति में समाज में उसका स्थान तो है, लेकिन कौन सा स्थान है उसको पता ही नहीं है। और जब ऐसी स्थिति में न्याय के नियम प्रतिपादित करते हैं जब ऐसी स्थिति में न्याय के नियम प्रतिपादित करते हैं, ऐसी स्थिति में जब न्याय के नियम प्रतिपादित करते हैं, तो वे चरमीकरण के सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। मतलब अगर व्यक्ति, इसमें क्या है, मूल स्थिति में व्यक्ति ये तो जानता है कि उसका समाज में स्थान होगा, लेकिन कौन सा स्थान है उससे अनभिज्ञ रह जाता है। मतलब ये नहीं जानता कि उसका कौन सा स्थान होगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब न्याय के नियम प्रतिपादित करते हैं तो इसमें चरमीकरण के सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। अब चरमीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? चरमीकरण का सिद्धांत है कि न्यूनतम संभावना को अधिकतम बनाना। जैसे चरमीकरण का सिद्धांत, तो चरमीकरण का सिद्धांत क्या होता है? न्यूनतम संभावना को अधिकतम बनाना, न्यूनतम संभावना को मैक्सिमम बनाना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चरमीकरण सिद्धांत। और अज्ञानता के पर्दे के पीछे होने के कारण व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय लेता है। अज्ञानता के पर्दे के पीछे होने के कारण व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय लेता है। कैसे निर्णय लेता है? एकदम निष्पक्ष। और अज्ञानता के पर्दे के कारण, अज्ञानता के पर्दे के पीछे होने के कारण निष्पक्ष निर्णय लेता है। कैसे? निष्पक्ष, कि किसी का पक्ष नहीं लेता, निष्पक्ष निर्णय लेता है।
जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अगर कभी अदालत का सीन देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो एक देवी रहती है, देवी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। देवी की आंखों में पट्टी क्यों बंधी रहती है? वो ये दिखाने के लिए लगी रहती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता। न्याय निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेगा। जो सबूत है, जो बताया गया है, जो सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसी के आधार पर ही अपना निर्णय देगा। तो ऐसे ही ये अज्ञानता के पर्दे के पीछे होने के कारण जो व्यक्ति है निष्पक्ष निर्णय लेता है और न्याय के जैसे न्याय के दो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। न्याय के दो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। न्याय के दो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। तो वो दो नियम कौन से हैं? जो न्याय के दो नियम कौन से हैं? कि उसका पहला नियम है प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, मतलब नुकसान ना हो। कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए कि किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। जैसे किसी व्यक्ति को अधिकार है सड़क पे जाने का, जा रहा है, लेकिन उसका ये अधिकार नहीं है कि वो जिगजैग तरीके से जाए और किसी व्यक्ति को परेशानी हो। जैसे अगर बाजू में उसके एक व्यक्ति भी जा रहा है और वो ऐसे जिगजैग तरीके से जा रहा है तो उसकी स्वतंत्रता तो बाधित हो गई, क्योंकि वो तो अच्छे से जा नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर ये जिगजैग तरीके से जाएगा, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से जाएगा तो जो व्यक्ति है वो तो उसकी स्वतंत्रता बाधित होगी, क्योंकि उसको भी अधिकार है सड़क पर विचरण करने का। तो इस प्रकार व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए कि जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। और दूसरा नियम क्या है? जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, जो आर्थिक व सामाजिक विषमता है, आर्थिक सामाजिक विषमता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। इसके न्याय के दो नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। वो आर्थिक व सामाजिक विषमता को इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि
निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले, कि जो निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग है उसको भी अधिकतम लाभ मिले। निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले, और इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं विभेद का नियम, और इसको विभेद का नियम बोल देते हैं। किसका? विभेद का नियम। विभेद का नियम क्या है? कि निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। जैसे अगर किसी के पास सुविधा नहीं है फिर भी उसको अधिकतम लाभ मिले, तो ये क्या कहलाएगा? विभेद का नियम। और एक है दूसरा है अवसर की समानता। अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इसे अवसर की समानता का नियम कहते हैं। इसे अवसर की समानता का नियम कहते हैं। समानता का नियम कहते हैं कि प्रत्येक अवसर की समानता का नियम क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। ये बोलते हैं कि अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कि अवसर की समानता का नियम। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम, अगर इन दोनों में विवाद हो जाए, प्रथम नियम कौन सा है? प्रथम नियम ये है, प्रत्येक व्यक्ति को सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हानि ना हो, तो यह है प्रथम नियम। और जो दूसरा नियम है कि आर्थिक व सामाजिक विषमता को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि, तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों में विवाद होने पर पहले नियम को प्राथमिकता दी जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। और द्वितीय नियम के जो पहला है, ये द्वितीय नियम के दोनों खंडों में विवाद होने पर, द्वितीय नियम के दोनों खंडों में विवाद होने पर जो दूसरा वाला है अवसर की समानता, अवसर की समानता को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले प्राथमिकता देंगे इसको कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम लाभ मिले कि किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। और अगर दूसरे वाले में विवाद होता है तो दूसरे वाले में जो अवसर की समानता का नियम है उसको प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार जो स्वतंत्रता वाला है, अधिकतम स्वतंत्रता, जो अधिकतम स्वतंत्रता, ये बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ये किसका समर्थन करता है? बाजार अर्थव्यवस्था का, बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। व्यवस्था। इस प्रकार ये बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। जो आर्थिक अधिकतम स्वतंत्रता है ये बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। जो पहला नियम है बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। और जो दूसरा नियम है इसमें जो विभेद का नियम है पहले वाले खंड का, ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। किसका? कल्याणकारी राज्य का। ये किसका समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का। कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। तो ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। और जैसे विभेद का नियम क्या बोलता है? विभेद का नियम ये बोलता है कि जिस प्रकार, जैसे राल्स ने विभेद के नियम को एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। जिस प्रकार अगर कोई श्रृंखला है, ये बोलते हैं कि अगर श्रृंखला की मजबूती उसकी कड़ी से होती है। अगर हर एक कड़ी मजबूत हो तो श्रृंखला मजबूत होगी। जैसे विभेद का नियम है
कि निम्नतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। तो एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। और इसका एग्जाम्पल के लिए अन्य क्या समझा है, इसने बताया कि अगर कोई श्रृंखला है तो श्रृंखला की मजबूती जिस प्रकार किसी श्रृंखला की मजबूती उसकी कड़ी प्रत्येक कड़ी पर निर्भर है। कि अगर कोई श्रृंखला है, श्रृंखला जब ही मजबूत होगी जब उसकी प्रत्येक कड़ी मजबूत होगी। उसी प्रकार समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, उसकी मजबूती पर ही समाज निर्भर करता है। समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है उसकी मजबूती, मतलब जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, कमजोर ना लिख के अगर पिछड़ा वर्ग लिखें या फिर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा या फिर निम्न वर्ग है, या फिर निम्न वर्ग है। जो समाज का सबसे निम्न वर्ग है उसकी मजबूती पर टिका है। समाज का जो सबसे निम्न वर्ग है उसकी मजबूती पर टिका है। ये बोलते हैं कि जिस प्रकार श्रृंखला की मजबूती उसकी प्रत्येक कड़ी पर निर्भर है, उसी प्रकार एक आदर्श समाज तभी संभव होगा जब समाज का जो सबसे निम्न वर्ग होगा उसकी मजबूती पर ही टिका है। ये बोलते हैं अतः सबसे वंचित सदस्यों को भी पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। क्या? पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। जिस प्रकार श्रृंखला या चेन जब ही मजबूत होगी जब उसकी प्रत्येक कड़ी मजबूत होगी। उसी प्रकार अगर कोई समाज है, समाज में जो सबसे निम्न वर्ग है अगर वो कमजोर है तो आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। आदर्श समाज की स्थापना के लिए जो समाज का सबसे निम्न वर्ग है उसकी जब मजबूती होगी तभी आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। इससे अतः सबसे कम वंचित सदस्यों को भी पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। तो ये हमने जाना ये समाज के बारे में। और जैसे हमने यहाँ पर देखा था अवसर की समानता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इसे ही अवसर की समानता का नियम कहते हैं। और जब अवसर की समानता स्थापित हो जाएगी, जब अवसर की समानता स्थापित हो जाती है तभी संविधान का प्रतिपादन किया जाता है। जब अवसर की समानता स्थापित होती है तभी संविधान प्रतिपादित किया जाता है। और संविधान में स्वतंत्रता पर महत्व दिया जाता है। जो संविधान है, संविधान में स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। जो संविधान है, संविधान में स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और उसके बाद ही कानून का निर्माण होता है।
स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, उसके बाद ही कानून का निर्माण होता है। कानून का निर्माण होता है। अवसर की समानता होगी तो उसके बाद ही संविधान का नियम, संविधान प्रतिपादित किया जाता है और संविधान में स्वतंत्रता पर वरीयता दी जाती है। और जब स्वतंत्रता होगी उसके बाद ही कानून का निर्माण किया जाता है और इसको प्रशासकों द्वारा लागू किया जाता है। और इसको प्रशासकों द्वारा लागू किया जाता है और विवाद होने पर न्यायाधीश इसका निपटारा करते हैं कि अगर कोई कानून है तो कानून को लागू करने के लिए प्रशासकों द्वारा इसको लागू किया जाता है और उसमें अगर कोई विवाद होता है तो न्यायाधीश उसका निपटारा करते हैं। न्यायाधीश उसका निपटारा करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि रॉल्स ने न्याय के बारे में कौन कौन से विचार दिए हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो रॉल्स की न्याय की कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचना तो हैं, उसके बाद भी हम देखेंगे जो नाजिक के, उसके बाद इसके हम महत्व भी देखेंगे। अगर कुछ आलोचना है तो उसका महत्व भी होगा। फिर हम देखेंगे नाजिक ने न्याय के बारे में क्या विचार दिए हैं। फिर हम बाजार और न्याय व्यवस्था देखेंगे और फिर स्वतंत्रता, समानता और न्याय में संबंध देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय में संबंध देखेंगे। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।